ये कहानी 2008 से शुरू होती है, जब NSEL यानी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्थापित हुआ। NSEL एक ऐसा संगठन था जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता था। लेकिन 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि FMC यानी फॉरेन मार्केट कमीशन ने 2013 में NSEL को नोटिस भेजा कि वह किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि उनके सारे ऑपरेशंस को भी रोक दिया गया। जब आगे तहकीकात हुई तो पता चला कि NSCL कुछ 5,400 करोड़ रुपए के स्कैम से जुड़ी हुई है। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ? आइए इस कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित विजय है और मैं अक्षत करनानी। और हम शहीद सुखदेव कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र हैं। हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें NSEL पर वीडियो बनाने का मौका दिया। NSEL भारत का एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज मार्केट था, जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना था। इस स्पॉट एक्सचेंज मार्केट पर कोई भी किसान, विक्रेता किसी भी क्रेता से जुड़ सकता था और अपने उत्पाद का सबसे अच्छा प्राइस यानी कि अपने उत्पाद की सबसे अच्छी कीमत पा सकता था। इसका एक और उद्देश्य था कि ये माध्यम लोगों को हटाकर किसानों व विक्रेताओं को सबसे अच्छी कीमत पर उनका उत्पादन बेचने का मौका देता था। NSEL को जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक स्पॉट एक्सचेंज और स्पॉट मार्केट काम कैसे करते हैं। स्पॉट मार्केट को कैश मार्केट भी कहते हैं, यानी कि वो एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कोई भी एसेट या किसी भी वस्तु का एक मूल्य के हिसाब से उसके लिए नकद दी जा सकती है और उसका वितरण तुरंत ही हो जाता है। जिस समय उसका मूल्यांकन होता है उस दिन को हम ट्रेडिंग डे कहते हैं। तो वितरण T+1 या फिर T+2 के हिसाब से होता है, यानी कि जिस दिन भी ट्रेडिंग डे होता है उसके 1 या 2 दिन बाद तुरंत ही उस वस्तु या एसेट का वितरण हो जाता है। इस पूरे मार्केट को स्पॉट मार्केट कहते हैं। जिस भी वस्तु या एसेट का स्पॉट मार्केट पर खरीदी होती है उसका एक मूल्य होता है, उस मूल्य को स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर क्रेता और विक्रेता पास ही नहीं है तो उनके बीच लेन देन कैसे होता है? उसके लिए एक वेयरहाउस होता है। जो भी विक्रेता होता है वह अपना उत्पाद, संपत्ति या फिर कोई भी वस्तु वेयरहाउस में जाकर डिपॉजिट करवा देता है। वहाँ पे उसका क्वालिटी व वज़न का चेक होता है। अगर वह संतुष्ट होता है तो सेलर बायर को एक इनवॉइस इशू कर सकता है। फिर T+2 के अंदर बायर वेयरहाउस में जाकर अपनी पेमेंट कर कर अपनी वस्तु को ले जा सकता है। उसके थ्रू सेलर को भी यानी विक्रेता को भी अपना पैसा वेयरहाउस व क्लियरिंग हाउस के थ्रू मिल जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक समझौता करते हैं कि किसी भविष्य आने वाली तिथि पर वह उत्पादों का लेन देन एक मूल्य पर करेंगे। वह मूल्य उसी समझौते में लिखा होता है। जब वह तिथि आती है तो लेन देन उसी मूल्य पर होता है और मार्केट प्राइस पर नहीं हो सकता। फ्यूचर प्राइस वह मूल्य होता है जो पहले से ही समझौते में दिया गया होता है कि किस मूल्य पर वह उत्पादन या एसेट को खरीदा जाएगा। एक्सपिरेशन डेट यानी समाप्ति तिथि, यह अंतिम निपटान तिथि होती है जब अनुबाधन की समाप्ति का आदान प्रदान होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉट कहा जाता है जिसे 11 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, यानी सामान की डिलीवरी और पैसे का ट्रांसफ़र दोनों 11 दिनों के भीतर होना चाहिए, जिसे T+11 भी कहा जाता है। इस प्रकार यह तब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा 2007 में एक छोटी सी सूचना के द्वारा स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को एफएमसी रेगुलेशन से बाहर माना गया था। यह छूट विशेष रूप से एक दिन की समय के कॉन्ट्रैक्ट यानी T+2 के लिए दी गई थी, लेकिन NSEL ने कई कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए, कुछ T+2 दिनों वाले जिन्हें स्पॉट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल समान लेकिन उन्हें 25 से 35 दिनों के बाद निपटाया जाता है, जो एक रूप से आर्बिट्राज के लिए प्रदान करे थे। इसका मतलब था T+2 कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना और T+25 कॉन्ट्रैक्ट को बेचना और सालाना लगभग 15% तक मुनाफा कमाना। आर्बिट्राज वह प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति अलग-अलग बाजारों में कीमतों के अंतर के कारण वहां से लाभ उठाने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण के लिए, भारत में अगर एक चीज़ की कीमत 10 रुपये है और चीन में 20 रुपये है, तो वह व्यक्ति भारत में वह चीज़ खरीदेगा और चीन में उसको जाकर बेच देगा और 10 रुपये का लाभ उठा सकता है। NSEL ने जोड़े या पेड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की, जहां निवेशक छोटे समय के कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते थे और उसी वक्त लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते थे। बाद में यह पता चला कि NSEL के पास T+20 या T+30 दिनों के बाद सामान की डिलीवरी के लिए कोई इन्वेंट्री नहीं थी और सारा व्यापार वेयरहाउस रसीद या पेपर पर ही हो रहा था, जबकि वेयरहाउस में वास्तविक वस्तु पड़ी ही नहीं थी। जब एक व्यक्ति के पास आर्बिट्राज का मौका होता है, तो वह फ्यूचर में दोनों बेचने और खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट का समझौता कर लेता है। इसको पेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइए पैडी बासमती वस्तु का एक उदाहरण लेते हैं। इस पर कई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। T+2 ₹2700 पर कारोबार कर रहा है और T+35 ₹2800 पर कारोबार कर रहा है। ₹100 का अंतर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीजनल साइकिल्स इत्यादि के कारण है। एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर एक कम समय के कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में अधिक कीमत वाला होता है। व्यापार में T+2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने और T+35 कॉन्ट्रैक्ट को बेचने का एक सरल आर्बिट्राज शामिल था। तो आपने मूल रूप से T+2 कॉन्ट्रैक्ट ₹2700 में खरीदा था और दूसरे दिन डिलीवरी ली, इसे NSEL गोदाम में स्टोर किया, फिर इस सामान को अपने T+35 कॉन्ट्रैक्ट वाले व्यक्ति को ₹2800 में 35वें दिन पर भेज दिया। इस तरह आपने 13.5% एनुअल रिटर्न दिया, जो हर तरह से रिस्क मुक्त या जीरो रिस्क था। NSEL ने 2010 में 11 दिनों से अधिक के इन पेड कॉन्ट्रैक्ट के पंजीकरण के लिए FMC को आवेदन किया था। FMC ने 2013 में घोटाला सामने आने तक इस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया था। FMC पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना NSEL ने आगे बढ़कर इन कॉन्ट्रैक्ट को बड़े पैमाने पर बेचा, ब्रोकर के माध्यम से। NSEL ने कानून के दायरे से बाहर काम करना जारी रखा और मार्च 2012 में उसने ₹45,000 करोड़ का कारोबार करा, जो अब तक का सबसे ज़्यादा मंथली एवरेज है। पूरे व्यापार में 4 खिलाड़ी शामिल थे: खरीदार या बायर, विक्रेता या सेलर, ब्रोकर और एक्सचेंज। आइए पूरे ट्रेड को समझते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त लाभों का विश्लेषण करते हैं। कमोडिटी के सेलर अपनी कमोडिटी को NSEL के गोदाम में ले जाते थे। सामान की जांच के बाद वेयरहाउस रसीद जारी करता था, जिसे WR कहते हैं। तब सेलर एक्सचेंज में जाता था और खरीदारों को WR को ₹100 में स्पॉट बेचता था। अब क्योंकि NSEL पेड कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करता था, वही सेलर जो 100 पर सामान बेचता था उसे ₹115 पर T+25 पर खरीदने की पोजीशन लेता था और एक्सचेंज को कमीशन दिया जाता था। इसी तरह शुरुआती खरीदार ₹115 पर T+25 पर बेचने की पोजीशन में जाता था और इस तरह शुरुआती खरीदार को 15% लाभ की गारंटी मिल रही थी। NSEL को दोनों तरफ से कमीशन मिलता था और सेलर्स को 15% पर एक तरह से छोटे वक्त का लोन मिलता था, जो उनके लिए उचित था और उन्हें बैंकों से नहीं मिल रहा था। यह व्यापार अवैध या इल्लीगल था क्योंकि NSEL को केवल T+2 कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति थी और किसी भी मामले में स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को T+11 से अधिक के लिए तय नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा यह पाया गया कि सामान गोदाम में कभी होता ही नहीं था और NSCL में 24 प्लांटर्स ऐसे थे जो WR का उपयोग करके व्यापार करते थे, और जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को निपटान करना होता था तो वो एक और नकली WR बनाकर उपयोग करके उसका व्यापार करते थे। पूरे प्रक्रिया में असली लाभ पाने वाले थे ब्रोकर, जो खरीदार और सेलर दोनों से कमीशन लेते थे, और असली हारने वाले थे निवेशक या इन्वेस्टर, जो NSCL द्वारा भुगतान करने में चूक के बाद 5,600 करोड़ रुपए के स्कैम में इन्वॉल्व हो गए थे। इस स्कैम में ब्रोकर का भी बड़ा हाथ था। NSCL के ब्रोकर ने इस प्रोडक्ट को इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू कर दिया और ये वादा किया कि ये बैंक से भी ज़्यादा रिटर्न देता है। ब्रोकर के खिलाफ प्राथमिक आरोप यही था कि उन्होंने वस्तुओं में अपने निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्राहकों से झूठे वादे किए थे। ग्राहकों को जोखिम मुक्त रिटर्न का आश्वासन दिया गया था। एक बार जब इन्वेस्टर्स को इन ट्रेडों की क्षमता का एहसास हुआ तो उन्होंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए, और नियमित रूप से ब्रोकर और NSE ने 2 वर्षों के लिए इन ट्रेडों के कारण काफ़ी मुनाफा कमाया। NSE का मुनाफा प्रति वर्ष 30 करोड़ से 120 करोड़ हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के बीच के कीमत का अंतर जारी रहा और इस तरह कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ने लगीं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पर ध्यान दिया और NSE को एक नोटिस भेजकर कहा कि वह इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला सकता। इसलिए NSE ने T+10 से अधिक के सभी कॉन्ट्रैक्ट को उसी वक्त बंद कर दिया और आर्बिट्राज का अवसर भी इसी के साथ बंद हो गया। जल्द ही खबर आई कि NSE के गोदाम में कोई स्टॉक नहीं था और खरीदारों को उन वस्तुओं के नकली वेयरहाउस रिसीट दिए जा रहे थे जो वो खरीद रहे थे, क्योंकि कोई भी सामान की डिलीवरी नहीं लेता था और ये सिर्फ शुद्ध स्पेकुलेशन थी। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। NSE ने इसका अनुमान नहीं लगाया था, और जब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस मांगा जिसे NSE चुकाने में असमर्थ था, साथ ही उनके पास स्टॉक नहीं था जिसे वे बेचकर इन्वेस्टर की मांगों को निपटा सके। इस स्कैम से हम यही सीखते हैं कि एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पर तभी भरोसा रख सकता है अगर उसको इस देश के लॉ पर भरोसा है। तो इस स्कैम से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें कभी भी आंख बंद कर किसी भी एक्सचेंज, रेगुलेटर या गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा सवाल खड़े करने चाहिए और ख़ुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि कोई भी एक्सचेंज, रेगुलेटर या कोई भी कंपनी काम कैसे करती है। इस स्कैम में बहुत लोगों ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे खोए हैं और उनको अभी तक वह पैसे वापस भी नहीं मिले हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।